नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आपका स्वागत है। आज बात किसानों की, क्योंकि आप इतने दिन से यही सुन रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर जुटे हुए वो हजारों किसान दिल्ली आना चाहते हैं। सरकार ने एक बॉर्डर बना दिया है, दो राज्यों के बीच कोई बॉर्डर होता है क्या, इस तरह के सवाल। फिर उसके बाद इस तरह के आखिर किसानों का रास्ता क्यों रोका जा रहा है, क्यों उनको दिल्ली पर राइट टू प्रोटेस्ट का हक नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आप इतनी बार सुन चुके हैं कि शायद उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन एक सवाल ज़रूर आपको इस किसानों के मसले पर है। जब आप ये देख रहे हैं कि एक किसान की मौत हो गई है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, और उसके बाद पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपया साथ में उसके एक परिवार के यानी उनकी बहन को एक नौकरी, सरकारी नौकरी की बात की है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इधर जो शुरुआत में हरियाणा सरकार ने कल कहा कि एनएसए लगेगा या रासुका लगाई जाएगी और उसके बाद उनकी संपत्ति और उन सबसे उस सार्वजनिक नुकसान की वसूली होगी जो कि किसान इस दौरान करेंगे। पिछले लगभग 70-75 सालों में से 40 सालों का दौर लगभग ऐसा है जहां किसानों के प्रदर्शन के बारे में हम लगातार देखते, सुनते और पढ़ते हुए आए हैं। वहां हमेशा इस तरह के मुकदमे वापस हो जाते हैं, भले ही उनमें कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हुआ हो, क्योंकि राजनीति इसी तरफ जाती है कि वो किसान का नाम एक कितना बड़ा नाम है जो लंबे समय से राजनीति पर हमने सुनता है कि आखिर इसी नाम से राजनीति होती है। ऐसे में आखिर ये जो पंजाब के किसान हैं वो अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो उसमें आने में दिक्कत क्या है, ये सवाल हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन ये आंदोलन क्या सिर्फ पंजाब के किसानों के नाम पर किया जाने वाला आंदोलन है? क्या ये किसानों के नाम पर किया जा रहा है एक ऐसा आंदोलन है जिसमें निहित एक हित कुछ ही हिस्से के हैं? नहीं, एमएसपी की बात होती है तो पूरे देश के किसानों को अपने भाषण में शामिल किया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार से कोई किसानों का जत्था निकला है? आपको लगता है कि कोई बंगाल से आया हुआ किसानों का जत्था है? आपको याद होगा तमिलनाडु से कुछ किसान यहाँ जंतर मंतर पर आए थे और उन्होंने कुछ अपनी ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह के काम किए थे जिनको कोई सभ्य आदमी सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने अपने ही पेशाब को पीने की कोशिश की और तमाम चीज़ों को उन्होंने दिखाने को। तो आज इस वक्त जब शंभू बॉर्डर पर पूरी तरह से स्थिति हाथ से बाहर जाती हुई दिख रही थी और अब एक दिवस मनाया, आक्रोश दिवस, काला दिवस है, तो हम आज इसी पर बात करने आए हैं कि आखिर किसानों का वो समर्थन बाकी तमाम राज्यों से क्यों नहीं दिखता है। आखिर वहां से क्यों नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश के वो किसान जो पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकले लेकिन इस बार दिल्ली तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पहले हम पहुंचते हैं शंभू बॉर्डर पर या वहां चंडीगढ़ से अपने संवाददाता विशाल के पास। विशाल, क्या माहौल है इस वक्त वहां के किसानों का, क्या है मांग का और कितनी सरकार की तरफ से इस वक्त उनको क्या कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर की बात करें तो पंजाब और हरियाणा का जो इस टाइम बॉर्डर है वहां पर इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस लगी हुई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है। चाहे हम खनौरी के बॉर्डर की बात करें या फिर शंभू बॉर्डर की बात करें, 13 फरवरी से लगातार शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी ज़्यादा लगी हुई है। खासकर मैं आपको बताऊं कि अगर जो शंभू बॉर्डर है उस पर 2 पुल हैं, तो दोनों पुलों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस है और पंजाब की तरफ जो है वो किसान है। लगातार किसान ने कल भी बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से टीयर गैसेस और जो रबर बुलेट्स है वो चलाई जा रही हैं। खनौरी बॉर्डर पर एक किसान 22 साल का नौजवान था, वो उसको कहा जा रहा है कि गोली मारकर जो है उसकी जो है हत्या हो गई है। अगर बात करें कि ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह से है ग्राउंड में, तो आप देखेंगे कि अगर पिछला किसानी आंदोलन था उसमें से 30 से ज़्यादा जथेबंदियां थी जिन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। हरियाणा जाते हुए वो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बार उस तरह का समर्थन जो है इस किसान आंदोलन को नहीं मिला है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई जिसमें जो निर्णय लिया गया वो ये कहा गया कि हम
किसानों के साथ हैं, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है हम उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि अगर हम उनके साथ जाते हैं और कुछ भी आंदोलन गड़बड़ होता है तो वो कहेंगे कि आप बिना बुलाए हमारे पास आ गए और इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, 8 मेंबर कमेटी है जो कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ बात करेगी और किस तरह का आगे मोर्चे को ले जाना है वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब पंजाब में राजनीति और हरियाणा में राजनीति भी देखने को मिल रही है। जिस किसान की मौत हुई है, हालांकि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी देने की बात की है, लेकिन जिस तरह से जो अंबाला के एसपी हैं उस पर एफआईआर करने की बात जो है जो पंजाब की राजनीतिक पार्टियां हैं वो बात कर रही हैं, जो गृह मंत्री हैं अनिल विज उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब माहौल जो है वो आंदोलन से होता हुआ राजनीतिक तौर पर भी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर के हालात हैं और लगातार किसान बैठे हुए हैं। विशाल, आपने दोनों आंदोलन कवर किए, बल्कि पिछले लगभग 1 दशक से ज्यादातर आंदोलनों को आपने खुद कवर किया जो किसानों के नाम पर होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछली बार से अब तक के बीच में कितना अंतर आपको दिख रहा है, और पिछले उस आंदोलन के बाद आपने देखा होगा विधानसभाओं में जाकर चुनाव भी लड़ने की कोशिश की गई, चुनाव भी लड़ा गया या चुनाव की बात की गई। आपको लगता है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा बिखराव है और अंतर इस बार कुछ ज्यादा राजनीतिक साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसानों की ये मांगे हैं वो व्यावहारिक मांगे साफ तौर पर दिखती हैं। भले ही मैं उनको बहुत सारे पत्रकारों को भी सुनता हूं, बहुत सारे लोग आकर उस पर भी बताते हैं, लेकिन चूंकि किसान होने के नाते और उस सब चीजों को देखने के नाते हम आसानी से जानते हैं कि ये बहुत अव्यावहारिक सी मांगों के साथ आए हुए लोग हैं जो एक सेलेक्टिव एजेंडे में पूरे देश के किसानों को शामिल करना चाहते हैं और फैसला ये खुद करना चाहते हैं। तो क्या अंतर आपको दिखता है, क्योंकि SYL पर आज तक फैसला नहीं हुआ? क्या ये किसान इस बात को मानने को तैयार है सतलुज यमुना का पानी हरियाणा को दिया जाएगा, उस नहर को पूरा किया जाएगा? देखिए, अगर पिछले आंदोलन की बात करें तो उसमें मैंने जैसे बताया कि कई जथेबंदियां उसमें शामिल थी, और उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन आते हैं पंजाब के, उसमें वो चुनाव लड़ते हैं। अब इसमें 2 बातें सामने वाली है। जो आजकल आंदोलन कर रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, यानी कि जो किसान आज बॉर्डर पर बैठा है या उनके जो नेता है उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, और जो दूसरा मोर्चा है जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो इस मोर्चे से बाहर हैं और जिन्होंने कल यहाँ पर आकर मीटिंग भी की है। तो ये 2 धड़ों में जो है वो कहीं ना कहीं अब ये जथेबंदियां बंटी हुई हैं। और जिस तरह से अगर पूरे आंदोलन को देखा जाए तो जैसे अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, जब कहा जाए कि दिल्ली एक बार फिर मार्च करना है, दूसरी बार माहौल बनाया गया कि दिल्ली कूच करना है, लेकिन कुछ घंटे बाद 11 बजे की कॉल की गई। उसके बाद जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा कि अभी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद देखेंगे। दिल्ली से केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका ट्वीट आता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर जो टाइम स्पेंट है वो धीरे धीरे किया गया। शाम तक जो है वो वहाँ पर भीड़ एकत्रित थी, पूरे पंजाब भर के नौजवान जो है आए थे। उनका कहना था कि आगे बढ़ें या फिर अपने नेता जो क्या करना चाहते हैं इस मोर्चे को लेकर, उनकी क्या रणनीति है वो आए हुए किसानों को बताएं, लेकिन उनके पास कोई रणनीति नहीं थी। शाम होते होते जो नेता हैं वो आगे बढ़े, जहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए थे, टीयर गैसें चली, रबर बुलेट्स चली, उसमें वो घायल हुए। एक जो नेता है डलेवाल, वो पटियाला में उनको एडमिट कराना पड़ा। लेकिन शाम होते होते जो है उन्होंने कहा कि अब ये जो मोर्चा है 2 दिन के लिए स्थगित किया जाता है, यानी कि 2 दिन कोई भी एक्टिविटी की जाएगी, आगे बढ़ा नहीं जाएगा। और हम अपील करते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर हरियाणा पुलिस है वो भी टीयर गैसेस और रबड़ बुलेट ना चलाए। लेकिन आज शाम को अब ये डिसाइड होना है कि आखिरकार ये मोर्चा कहां पर जाएगा, क्या आगे बढ़ेगा या यहीं पर जो है वो पक्का धरना यहां पर लगाया जाएगा। दूसरी बात आपने की SYL को लेकर, SYL को जब भी पंजाब की बात की जाती है, नेताओं की बात की जाती है, किसान नेताओं की बात की जाती है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि पानी पंजाब के पास नहीं है, क्योंकि वो इतनी गहराई में चला गया है कि पंजाब खुद के लिए भी पानी नहीं है, तो दूसरे स्टेट्स को पानी देने का मतलब ही नहीं बनता। ये फिर आपकी बातचीत को मैं देखता हूं कि क्या ये फिर एक किसी दूसरे की राजनीति को ये बंदूक उसकी बन रहे हैं, या अपने कंधे का इस्तेमाल होने दे रहे हैं, या खुद आके अपने आप को एक खास रणनीति के तहत यहां खड़ा कर रहे हैं किसान? देखिए बिल्कुल
जिस तरह से जब चौथे दौर की बातचीत हुई थी तो उसमें बड़े सकारात्मक माहौल में ये मीटिंग हुई थी। और जब केंद्रीय मंत्री बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हम कुछ फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, 5 साल के लिए सहकारी सभाएं जो हैं वो एमएसपी पे जो है वो फसलें खरीदेंगी। और डाइवर्शन की बात की, क्रॉप डाइवर्शन की बात यहाँ पर की गई कि पंजाब को इसकी ज़रूरत भी है और पूरे देश भर में इसको लागू किया जाएगा। उसमें ऐसा लग रहा था कि बात बन गई है और किसान पीछे हटेंगे। लेकिन जब किसान मीडिया के सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को बोला है कि जो ऑफर, जो प्रस्ताव आपने दिया है उस पर हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा वो केंद्र सरकार को बता दिया जाएगा। तो वहीं पर केंद्र सरकार ने कहा कि आप बातचीत करिए और जो भी आपकी समस्या है या जो आपका प्रस्ताव है उस पर बात की जाएगी। लेकिन जैसे ही अगले दिन होता है तो किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हम जो 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं हमें वो दिया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार दिया जाए। तो बात जो है वो चौथे दौर से जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई। एक बार जब पिछले कल मैं से एक बार अभी जुड़ गए हमारे साथ, तो उनका भी जवाब ले लूं। एक बार अनुपम जी हैं। अनुपम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे ये जो एक जत्था है, कल देखा आपने कि 2 राज्यों के बीच में वो एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही है दूसरे राज्य की पुलिस पर। बाकायदा आप उनको नौकरी दे रहे हैं जिनको इधर की पुलिस एफआईआर करने की बात कर रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस भी पीछे हटी है। पहले जो रासुका लगाने की बात थी, उनसे संपत्ति वसूलने की बात थी, उसको अब उन्होंने इनकार किया है। लेकिन बाकी राज्यों का कोई किसान इसमें शामिल नहीं है। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भगवा पहने हुए पगड़ी जो राकेश टिकैत है, उनके बयान बहुत है लेकिन वो नहीं है। तो आपको लगता है ना ये एसवाईएल की कोई साझेदारी की बात हो रही है कि हाँ वो नहर पूरी हो जाएगी, आपको पानी दिया जाएगा? पानी के नाम पे कहा जा रहा है पानी बहुत नीचे चला गया। तो ये सीधे तौर पर ये किसी का कंधा बने हुए हैं या खुद एक राजनीति जिसको जनता कई बार नकार चुकी है? जाके चुनाव लड़ते हैं तो जमानतें जब्त हो जाती हैं। आखिर ये है क्या? पुनीत साहब, शुरुआत करते हैं राकेश टिकैत से। राकेश टिकैत अगर अभी तक मौके पे नहीं पहुंचे तो इसका कारण है कि उनको जाने के लिए भीड़ नहीं मिल रही। ये आंदोलन, मुझे कोई भी संकोच नहीं है कहने में कि पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। आज मैं वीडियोस देख रहा था जिसमें किसान ये कह रहे थे एमएसपी अगर मिल भी जाए तो हम तब तक धरना नहीं खत्म करेंगे जब तक योगी और मोदी रिजाइन ना कर दे। पंजाब के फार्मर्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका मुझे सर पैर कुछ तो समझाएं। मतलब इसका क्या सेंस है? एक बार वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री रिजाइन करें तो समझ में आता है, वो कह रहे हैं योगी रिजाइन करें। अब इसका क्या सर पैर है? आप कह रहे हैं कि सिवाय पंजाब के कोई इसमें शामिल नहीं हुआ। पंजाब में अभी नाबार्ड ने सर्वे कराया था, 29 राज्यों में सर्वे हुआ था, तो पंजाब में किसानों की प्रति परिवार मासिक आय, मंथली इनकम 23,000 रुपए से ज्यादा थी और उत्तर प्रदेश में यही इनकम 6,500 रुपए के आसपास। उसके बाद पंजाब का किसान दिल्ली पर चढ़ाई कर रहा है और उत्तर प्रदेश का किसान घर बैठा हुआ है। अभी पिछली बार मैं आपके साथ बैठा था एक चैनल पे, तो मैंने कहा था कि बताएं ये पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। चलिए पेंशन की डिमांड खत्म ही हुई थी, अब तो उन्होंने सैलरी की भी डिमांड कर डाली। अब उन्हें सैलरी भी चाहिए। आपने देखा है कि वो सरकारी जो सैलरी हो रही है उसके हिसाब से उन्हें पैसे चाहिए। हिंदुस्तान में केवल 6% जो फसल होती है उसको एमएसपी दिया जाता है, 94% को नहीं मिलता। और जिसको मिलता है उसमें पंजाब के 90% आपका पूरा धान, पूरा गेहूं एमएसपी से कवर्ड है। आप कुछ और उगा नहीं रहे हैं। आप पूरा का पूरा, मतलब आप सोचे जितनी एमएसपी दी जा रही है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। उसके बाद आप देखें वो लोग जो इनको नौकरी देने का वादा कर रहे हो, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार की बात कर रहा हूं। केजरीवाल का मैं एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं आपको, 21 अक्टूबर 2020 का। उसमें वो अमरिंदर सिंह उस समय जो कि मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उससे कह रहे राजा साहब पंजाब के किसानों को धोखा मत दीजिए। अगर आप किसानों का असली भला चाहते हो तो एक एमएसपी कानून ऐसा पास करो कि केंद्र सरकार जितनी फसल एमएसपी पे नहीं उठाएगी वो फसल पंजाब सरकार एमएसपी पे उठा लेगी। यानी पहले वो कांग्रेस सरकार को कहते हैं कि साहब एमएसपी आप दीजिए, केंद्र सरकार नहीं देगी। उसके बाद जब चुनाव आता है तो यही लोग, यही भगवंत मान, यही केजरीवाल वादा करते हैं कि साहब आप हमारी सरकार बनाए, आपको एमएसपी के लिए केंद्र के पास नहीं जाना पड़ेगा, एमएसपी हम देंगे। और अब जब वहां पे उनकी सरकार आ गई है
तो वो बाकायदा किसानों को हर तरह के संसाधन मुहैया करा रहे हैं कि आप साहब दिल्ली पे चढ़ जाएं। और मैंने फिर कहा कि साहब जो 23,500 रुपये मासिक इनकम वाले लोग आके धरना दे रहे हैं और इसी देश में पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में 6,500 रुपये मासिक इनकम वाले लोग आपके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं, वो आपकी बातें सुन रहे हैं। आप इसको पंजाब और दिल्ली के बीच में आप परमानेंट बॉर्डर बनाने की बात कर रहे हैं, अलग मुल्क की बात कर रहे हैं, खालिस्तानी स्लोगन लगा रहे हैं। मोदी के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए, अगला इस्तीफा आपको असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का चाहिए होगा, फिर राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा चाहिए होगा। देखिए ये सारी बातें सबसे पहले योगेंद्र यादव का वो जो पॉपुलर वीडियो उसमें बड़ा क्लियर होगा, जिसमें योगेंद्र यादव कहते हैं कि किसान आंदोलन नहीं था, हम तो चुनाव के लिए पिच बना रहे थे। अब उस पिच पे अगर विपक्ष नहीं खेल पाया, अखिलेश यादव नहीं खेल पाए, तो हमारी गलती नहीं। अच्छा, पंडित साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, योगेंद्र यादव का नाम लिया आपने। इस बार योगेंद्र यादव कोई अपने इस तरह के क्रांतिकारी आइडिया के साथ नहीं है? वो इस समय चुनाव की वो कर रहे हैं क्या, मतलब क्योंकि वो भी करते हैं चुनाव के लिए, हम लोग ये देखते हैं कि वो जो चुनाव के रिजल्ट के लिए भविष्यवाणी करते हैं, वो सेफोलॉजिस्ट भी हैं, तो वो इस बार मुझे लग रहा है उसमें तो नहीं लगे हुए कि चुनाव के भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में वो दिख नहीं रहे हैं, कहीं दिखे नहीं है। पंडित साहब, मेरी जानकारी के हिसाब से योगेंद्र यादव जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है बहुत बिजी हैं। वो रोज के हिसाब से राहुल गांधी के बयान लिख रहे हैं, स्पीच। अच्छा, तो ये आपको लगता है ये बयान वहीं से आया है जो आज मोदी जी ने भी कहा है कि भाई जो खुद मदहोश हैं दूसरों के होश की बात करने, जो होश में नहीं है वो दूसरों को मदहोश की बात कर रहे हैं, ये बयान कहाँ से आया? मैंने तो इस पे बाकायदा अपने चैनल की घूमता आईना पे वीडियो बनाया था। मैं कहा आप सोचें कि आप सड़क पे निकलते हैं और एक लाइन से उत्तर प्रदेश के सारे, मतलब आप कहते थे कि यहाँ के सारे लोग या तो शराब पी के धुत रहते हैं और या मोबाइल में नशे में रहते हैं। मतलब ये आपने एक लाइन से जितना युवा वर्ग है उसको आपने शराबी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। मैंने तो आज तक ऐसा बयान कभी सुना ही नहीं। तो इस पूरे बयान पे योगेंद्र यादव की छाप नजर आती है पुलिस साहब। अच्छा, मैं बस आखिरी एक समय के बारे में, विशाल, इस बार आप टीटी नहीं ले पाए योगेंद्र यादव जी का। पिछली बार तो मतलब किसान आंदोलन में आपने लिया, इस बार आपको लग रहा है कमी खल रही है उनकी क्या? किसान नेता पूछ रहे हैं उनके बारे में या नहीं आपसे? देखिए बिल्कुल, देखिए जो कल एसकेएम की मीटिंग हुई यहाँ पर, जो तमाम बड़े नेता थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन यादव साहब यहाँ पर नाजारत थे, यानी कि वो इस बार यहाँ पर मीटिंग में भी नहीं पहुँचे थे। कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम जो मोर्चे पे तैनात हैं उनके साथ जाना है या नहीं जाना है। तो उन्होंने एक साफ किनारा कर दिया कि हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं। तो योगेंद्र यादव जो है वो यहाँ कहीं नहीं दिखे। हालांकि जब पिछले बार का जो आंदोलन था उसमें वो बहुत सक्रिय थे, लेकिन इस बार कहीं पर भी वो नजर नहीं आए हैं। जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अनुपम जी, आपको लगता है कि ये 2-3 दिन या 4 दिन और कितने दिन आपको लगता है कि इस राजनीति की लकीर को और माना जाएगा? ये देखिए पुनीत साहब, मेरा अपना मानना है कि ये मतलब तमाम लोग अभी मुझे गालियां देंगे कि आप किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिल्कुल किसान आंदोलन नहीं है। चारों तरफ से किसानों के वीडियोज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो आप जाने दो, पंजाब के किसानों के वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए देखिए इस बार इसको बिल्कुल जन समर्थन ना हरियाणा से मिल रहा है ना उत्तर प्रदेश से मिल रहा है। इनके अगर वश में होगा, देखिए केजरीवाल सरकार इसको पूरी तरह कोशिश कर रही है इसके जरिए दबाव बनाने की। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वो परेशान है। आज उनका वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो इस देश में भूचाल आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। इस सब कुछ केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए बनाया गया दबाव है। मैं मानता हूं कि ये बहुत दिन अब नहीं चल पाएगा पुलिस साहब। आप मान के चलें कि 3-4 दिन से ज्यादा ये तमाशा मुझे अब नजर नहीं आता। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए इतना, क्योंकि वक्त हमको अब आगे इजाज़त नहीं दे रहा। आप रहिए, लेकिन सीधी लकीर पर फिर मुलाकात होती है अगले किसी सब्जेक्ट के साथ।